विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए हम लोग वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में हम लोग यूरोप को समाप्त करके अफ्रीका पढ़ रहे थे। अफ्रीका का एक क्लास हो चुकी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी। ना चल रही हो तो आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि टाइम अब धीरे धीरे कम हो रहा है एग्जाम के लिए। लगभग में 2 महीने बच रहे हैं, तो आप ये टाइम जो है रिवीजन का ही और टेस्ट देने का है। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें और टेस्ट देते रहें। बाकी विज्ञप्ति पीसीएस पर आप लोग देख रहे होंगे, हिस्ट्री चलने लगी है, हिस्ट्री का रिवीजन करते रहे। पॉलिटी का रिवीजन आप लोग ने कर लिया होगा। साथ में ज्योग्राफी की मैपिंग मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ। यूपी पीसीएस ज़्यादातर मैपिंग के ही क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद करते हैं जो भी मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर कोई चीज़ आएगी नहीं। बस आप लोग विश्वास करके पढ़ते रहें। आप लोग देख रहे होंगे यूरोप पढ़ने के बाद आप जो MCQ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, ये मैं यह आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। सबसे पहले कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में चर्चा की थी कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है। तो आप लोगों को बताया था पश्चिमी चारा है, मॉरिटानिया है, अल्जीरिया है, माली है, नाइजीरिया है, लीबिया है और इजिप्ट है। ये सारे देश जो है किस पर अवस्थित है, कर्क रेखा पर। उसके बाद हमने भूमध्य रेखा के पे बताया था कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश अवस्थित है। तो कौन सा, सोमालिया है, केन्या है, युगांडा है, कांगो गणराज्य और गैबन, ये सब जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। उसके बाद मकर रेखा पर स्थित देशों के बारे में हमने चर्चा की थी, कौन कौन से देश मकर रेखा पर अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश मकर रेखा पर अवस्थित। नंबर 1 दो मेडागास्कर तो है ही, फिर कौन सा, मोजाम्बिक है, फिर दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है और नामीबिया है। ये सारे देश जो है मकर रेखा पर स्थित है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एटलस पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ पे है। ये है एटलस पर्वत, कहाँ कहाँ के इसका विस्तार है। नंबर 1 मोरक्को में है, अल्जीरिया है और ट्यूनीशिया में। ये एटलस पर्वत पर इसका यहाँ पे इसका विस्तार है 3 देशों में। इसकी सबसे ऊंची चोटी हम लोगों ने बताई थी कौन सी है, टूबकल है, जिसकी स्थित कहाँ पे, मोरक्को में। उसका होग्गर पर्वत के बारे में चर्चा की थी। होग्गर पर्वत कहाँ पे, अल्जीरिया में। इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम लोग चर्चा की थी, कौन सी थी, टेहाट थी। तो उसके बाद हम लोग जो ट्यूनीशिया जाएंगे, त्रिपोली जाएंगे, लीबिया जाएंगे। तो ट्यूनीशिया और लीबिया का जो तटीय क्षेत्र है ना, ये जो है खनिज तेल के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इजिप्ट गए थे। इजिप्ट में जब गए थे तो सिनाई प्रायद्वीप के बारे में देखा था। तो सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पे, इजिप्ट में। तो ये इजराइल से अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो सिनाई प्रायद्वीप देखा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी, गल्फ ऑफ अक्काबा की खाड़ी थी यहाँ पे, दूसरा गल्फ ऑफ सुएज की खाड़ी थी। तो यहाँ पे जो है सिनाई प्रायद्वीप में ही सुएज नहर का निर्माण हुआ है। तो जो सुएज नहर जो रेड सी जो है मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। तो सुएज नहर आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। जैसे ही सुएज नहर क्रॉस करेंगे तो हम लोग कहाँ जाए, रेड सी में आ जाएंगे। रेड सी में जाएंगे तो इरिट्रिया देखेंगे। इरिट्रिया के बाद जो जिबूती देखेंगे। जब जिबूती हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे लेक असल देखे थे। कौन सी, लेक असल, जो अफ्रीका का सबसे निचला स्थान है। तो लेक असल जो हम लोग देखेंगे कहाँ पे है, जिबूती में है और अफ्रीका का सबसे निचला स्थान है। फिर बबल मंडल, ये कौन सी, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी है। और ये बबल मंडल जनसंधि है। बबल मंडल जनसंधि क्या करती है, ये रेड सी को जो है गल्फ ऑफ अदन से जोड़ती है और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ये अफ्रीका का यमन है ना, और एशिया का यमन है ना, अफ्रीका के सोमालिया और जिबूती से अलग करती है यमन को। तो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। यहीं पे हम लोग बरबरा बंदरगाह भी देखा था। इसके बाद हम लोग सोमालिया पहुंच जाएंगे। सोमालिया में क्या है, मोगादिशु, जो सोमालिया की राजधानी है। कहाँ पे स्थित है, इंडियन ओशियन में स्थित है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु किस पे अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे अवस्थित है, इंडियन ओशियन में अवस्थित है। इसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ ली थी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों ने रिवीजन की होगी। अगर ना की हो तो आप उसको पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें। जब भी पढ़ें तो मैप अपने सामने रख के, एटलस को अपने सामने खोल के रखें। एटलस पर्वत अभी आपको मैंने पढ़ाया, तो एटलस पर्वत समझने के लिए आप अपने पास एटलस को जरूर रखें, ताकि चीज़ें आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। इसके बाद हम लोग केन्या पहुँचेंगे। कहाँ पे, केन्या। तो केन्या का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा, मोम्बासा। कौन सा, मोम्बासा जो है केन्या का एक बंदरगाह है, जिसकी अवस्थिति कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में। तो केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केन्या की राजधानी कहाँ पे, नैरोबी। तो आपको ये याद रखना है, जो केन्या की राजधानी नैरोबी है, ये तट पर अवस्थित नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा, आपको स्टेटमेंट दे देगा कि केन्या की राजधानी नैरोबी इंडियन ओशियन के तट पर अवस्थित है। तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जो नैरोबी है ना, ये एक हिल स्टेशन है। क्या है, हिल स्टेशन है। तो हिल स्टेशन के साथ साथ ये केन्या की राजधानी भी है। जैसे ही मैं केन्या क्रॉस करूँगा तो तंजानिया आ जाएगा। क्या, तंजानिया। तो तंजानिया जाने से पहले तो ये जो है पंबा आइसलैंड है। कौन सा, पंबा।
और ये कौन सा है, जांजीबार। पंबा, पंबा और जांजीबार दोनों आइसलैंड है। ये कहाँ के लिए फेमस है, लौंग के लिए। कहाँ के लिए, लौंग के। तो पंबा और जांजीबार को लौंग द्वीप के नाम से ही जाना जाता है। तो पंबा और जांजीबार दोनों कहाँ के आइसलैंड है, तो आपको ये पता होना, तंजानिया के। दोनों कहाँ अवस्थित है, तो इंडियन ओशियन में अवस्थित है। ये दोनों जो लौंग की खेती करते हैं, इसीलिए इन्हें लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसे ही पंबा और जांजीबार के आगे बढ़ेंगे, आप अपने एटलस में देखेंगे तो दार ए सलाम है। कौन सा, दार ए सलाम। ये तंजानिया का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो तंजानिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा, दार ए सलाम है। ये जो है पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो दार ए सलाम। और ये तंजारा रेल का पश्चिमी जंक्शन है। तो तंजारा रेल का ये अंगोला से तंजारा रेल चलती है। तो कहाँ पे, तंजानिया के दार ए सलाम तक जाती है। तो तंजारा रेल का पश्चिमी जंक्शन है कौन सा, दार ए सलाम। और ये तंजानिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किसे, दार ए सलाम। तो हम लोग तंजानिया में क्या रखना, पंबा आइसलैंड याद रखना है, दूसरा जांजीबार याद रखना है। ये दोनों कहा कि लौंग की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हम लोग दार ए सलाम से आगे बढ़ेंगे तो मोजाम्बिक पहुँच जाएंगे। मोजाम्बिक पहुँचने से पहले तो हम लोग मोजाम्बिक चैनल को क्रॉस करेंगे। कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक चैनल है। तो मोजाम्बिक चैनल जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। जो मोजाम्बिक चैनल है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करता है। तो मोजाम्बिक की राजधानी कौन सी है, मापुतो। क्या है मोजाम्बिक की राजधानी, मापुतो है। तो जो मापुतो ना, ये जो है डेलागुआ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, डेलागुआ की खाड़ी। तो डेलागुआ या मापुतो की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहीं पे लिम्पोपो नदी का निकास है। कौन सी नदी का निकास है, लिम्पोपो नदी का निकास है। तो लिम्पोपो नदी के मुहाने पर ही मापुतो अवस्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो कहाँ अवस्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए लिम्पोपो नदी के मुहाने पर डेलागुआ की खाड़ी में मापुतो अवस्थित है। जैसे ही मापुतो के आगे बढ़ेंगे तो हम लोग दक्षिण अफ्रीका में पहुंच जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत है। कौन सा, नेटाल प्रांत है। तो नेटाल प्रांत की राजधानी क्या है, डरबन है। क्या है, नेटाल प्रांत की राजधानी क्या है, डरबन है। तो नेटाल प्रांत जो है, ये यहाँ पे जो रसदार फलों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या, रसदार फलों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए नेटाल प्रांत को दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। ये याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे देगा कि नेटाल प्रांत जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित है, तो नहीं। तो ये जो नेटाल प्रांत है भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित नहीं है। आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग कोर ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये रसदार फलों के लिए फेमस होती है। जहाँ पे ऐसी जलवायु होती है ना, वहाँ पे रसदार फलों का विकास बहुत ज़्यादा होता है। बट नेटाल प्रांत एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय जलवायु ना होने के बावजूद भी यहाँ पर रसदार फलों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए इसे दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। और ये जो डरबन है ना, ये पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह है। क्या है, पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो डरबन है। पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह कौन सा है, डरबन। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोर्ट एलिजाबेथ। कौन सा, पोर्ट एलिजाबेथ के जस्ट आगे जाएंगे तो ये केप अगुलहास है। कौन सा, केप अगुलहास। तो ये जो केप अगुलहास है, ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो मतलब अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा, केप अगुलहास। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब PDF में लिखा है, आपको मिल जाएगा, बस आप लोग समझते रहें। जो केप अगुलहास है ना, ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद जाएंगे तो केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो केप टाउन है। क्या है, केप टाउन है। केप ऑफ गुड होप के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो केप टाउन है। जब सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, ये सुएज नहर है ना, अब सुएज नहर का जब निर्माण नहीं हुआ था तो जो भी जहाज़ थे ना, तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए निकलते थे। जब केप ऑफ गुड होप से निकलते होते थे, तब यहाँ पे जो केप टाउन में वो आराम करते थे, विश्राम के लिए रुकते थे। इसीलिए केप टाउन को पोर्ट ऑफ काल के नाम से जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, पोर्ट ऑफ काल के लिए। पोर्ट ऑफ काल के नाम से केप टाउन को पोर्ट ऑफ काल के नाम से जाना जाता है। तो केप अगुलहास अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। फिर इसके बाद केप टाउन, उसके बाद केप ऑफ गुड होप जाएंगे, उसके बाद केप टाउन जाएंगे। केप टाउन को क्या, पोर्ट ऑफ काल के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ लिखा हुआ है। देखो, हमने आपको मैप बना के अपने पास में देख दिया। आपको बताया था पंबा आइसलैंड, जांजीबार आइसलैंड, दार ए सलाम, ये सब मैंने पढ़ाया था। मोजाम्बिक चैनल भी आपको बताया था, मेडागास्कर भी बताया था, डरबन भी बताया था, ईस्ट लंदन भी बताया, पोर्ट एलिजाबेथ भी बताया, अगुलहास भी बताया, केप अगुलहास बताया, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन। हम लोगों ने ये इतना पढ़ा है, ये सब लिखा हुआ है।
आप लोगों को बस समझते रहें एटलस में, बाकी जब आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ें हमने लिख दी है, ताकि आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े और अच्छे से आपको चीज़ें याद हो जाए। दक्षिण अफ्रीका में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ब्लेम फाउंटेन है। कौन सा? ब्लेम फाउंटेन, जो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्लेम फाउंटेन काहे के लिए फेमस है, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। उसके पास देखेंगे किम्बरले है। किम्बरले बहुत ज़्यादा फेमस है। ये काहे के लिए? हीरा की खान के लिए फेमस है। काहे के लिए फेमस है? हीरा की खान के लिए फेमस है। आपसे पूछ लिया किम्बरले दे देगा, आपको दे देगा सोना, हीरा, चांदी, तो आपको याद हो तो किम्बरले जो है हीरा के खान के लिए साउथ अफ्रीका का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद जैसे जोहान्सबर्ग देख रहे हैं ना, ये जोहान्सबर्ग, ये सोने के लिए फेमस है। इसके लिए सोने के लिए फेमस है। यहाँ पे विट्स वाटर लैंड है, जो एक पर्वत श्रृंखला है, विट्स वाटर लैंड, जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। इस सोने के लिए, इससे प्रसिद्ध होने के कारण अंग्रेजों ने जोहान्सबर्ग में सोने का सबसे ज़्यादा व्यापार चालू किया। तो जोहान्सबर्ग काहे के लिए फेमस है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके? स्वर्ण नगरी के नाम से। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है साउथ अफ्रीका में, तो जोहान्सबर्ग को जाना जाता है। उसी के बाद आगे देखेंगे प्रिटोरिया है। ये प्रिटोरिया जो यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। और ये जो केप टाउन है ना, ये दक्षिण अफ्रीका की जो है विधायी तथा राजनीतिक राजधानी है। तो केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी तथा राजनीतिक राजधानी है। प्रिटोरिया जो है प्रशासनिक राजधानी है। जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस है। किम्बरले जो है हीरा की खान के नाम से फेमस है। ब्लेम फाउंटेन जो है न्यायिक राजधानी के नाम से फेमस है। जो जितनी ये शब्दावली हमने बताई है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलान करने को आता है, इसीलिए मैंने हर चीज़ की चर्चा कर दी है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो वेल्ड क्षेत्र है, वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं, जो वेल्ड बोला जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका का जो वेल्ड क्षेत्र है, ये काहे के लिए फेमस है? मक्का त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। मक्का त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा अफ्रीका के वेल्ड क्षेत्र में होता है, इसीलिए इसे मक्का त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। आप लोग लिसोथो देख रहे होंगे। ये लिसोथो जो है, जो स्थल अवरुद्ध देश है, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। जो लिसोथो को जो शांत घाटियों का देश बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि शांत घाटियों का देश किसे बोला जाता है, तो आप लोसेतो को टिक करेंगे। लोसेतो कहाँ है? तो आपको साउथ अफ्रीका के अंदर है। ये एक स्थल अवरुद्ध देश है। जैसे उसके आगे बढ़ेंगे तो जाम्बेजी जाएंगे, जम्बिया, ठीक है, जिम्बाब्वे और जम्बिया। ये जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। आपको याद रखना है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे और जम्बिया की सीमा पे देखेंगे तो कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी। ये कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जिम्बाब्वे और जम्बिया की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो आपको पता होना चाहिए जाम्बेजी नदी बहती है। कौन सी नदी है? ये जाम्बेजी नदी बहती है, जो इनकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी प्राकृतिक सीमा बनाती है? इस नदी पर जो है करीबा बांध का जल निर्माण किया गया है। जाम्बेजी नदी पर जो है करीबा बांध का निर्माण किया गया है, इसीलिए यहाँ पे करीबा झील विकसित हुई। करीबा बांध के निर्माण के कारण ही करीबा झील का विकास हुआ है। तो यहीं पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात का विकास हुआ है। कौन सी? विक्टोरिया जलप्रपात। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो आपको बताया जिम्बाब्वे और जम्बिया की सीमा पर है, और यह जो है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो अगर विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा जाता है तो कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। ये शायद इस बार यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे या किस नदी के पास में है, तो आपको बताना होना चाहिए जिम्बाब्वे नदी के पास, जाम्बेजी नदी के पास में विक्टोरिया जलप्रपात का विकास हुआ। यह विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ये आप लोग याद रखें। इसके आगे जस्ट बढ़ेंगे तो देखेंगे ये न्यासा या मलावी झील है। कौन सी? न्यासा या मलावी झील है। ये अफ्रीका का भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, उसी में ये न्यासा या मलावी झील अवस्थित है। इसकी ये कौन कौन से देश है? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक में इसका विकास हुआ है, न्यासा या मलावी झील का, ठीक है। इसे कैलेंडर झील के नाम से जाना जाता है। ये अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो न्यासा मलावी झील अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तंजानिया, मलावी तथा मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। इसे कैलेंडर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे लेक टंगनाइका। कौन सी? लेक टंगनाइका। कौन सी? लेक टंगनाइका। इसका विकास कहाँ का है? ये बुरुंडू है, ये कांगो रिपब्लिक है, तीसरा जाम्बिया है और तंजानिया। चार देशों में इसका विकास हुआ है। कौन सी? लेक टंगनाइका का। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो अब विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक टंगनाइका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी? लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। ये कहाँ पे अवस्थित है? यूरोप।
रूस में अवस्थित है लेक बैकाल। जब मैं आपको रसिया पढ़ाऊंगा, एशिया पढ़ाऊंगा तो इसकी चर्चा डिटेल में आएगी। तो ये टंगाइका झील का जो तटीय क्षेत्र है ना, ये सीसल हेम्प की खेती के लिए फेमस है। काहे के लिए? सीसल। आप ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टंगाइका झील है ना, इसका जो तटीय क्षेत्र है किसकी खेती के लिए फेमस है? तो सीसल हेम्प की, सीसल हेम्प की खेती के लिए फेमस है, मतलब भांग की खेती के लिए फेमस है। तो टंगाइका झील का तटीय क्षेत्र जो है सीसल हेम्प की खेती के लिए फेमस है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो ये कौन सी झील है? लेक विक्टोरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है लेक विक्टोरिया। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन इस पर, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि लेक विक्टोरिया सबसे पहले कहाँ पे है? तो आपको पता है अफ्रीका में है। लेक विक्टोरिया कहाँ है? अफ्रीका में है। दूसरा, ये 3 देशों से घिरी हुई है। नंबर 1 युगांडा, दूसरा केन्या, तीसरा तंजानिया। तो युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर लेक विक्टोरिया अवस्थित है, आपको ये याद रखना चाहिए। दूसरा, लेक विक्टोरिया के ऊपर से इक्वेटर गुजरती है। कौन सी? इक्वेटर जो है विषुवत रेखा जो कहाँ से गुजरती है? लेक विक्टोरिया के ऊपर से गुजरती है, ये भी याद रखना है आपको। तीसरा, यह भ्रंश घाटी में नहीं है। आपसे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि लेक विक्टोरिया जो अफ्रीका के भ्रंश घाटी में अवस्थित है, तो यह भ्रंश घाटी में इसकी अवस्थिति नहीं है। चौथा, इसी झील से जो है श्वेत नील नदी निकलती। कौन सी? श्वेत नील नदी निकलती है। तो श्वेत नील नदी का निकास कहाँ से है? विक्टोरिया झील से। तो अफ्रीका में इंपॉर्टेंट पॉइंट में विक्टोरिया झील आता है। तो आपको ये याद रखना, विक्टोरिया झील का विकास कहाँ, कौन कौन से देशों के बीच में है? एक तो युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में है। इसी झील के ऊपर से इक्वेटर निकलती है। यह झील भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है। इसी झील से जो है व्हाइट नील नदी का विकास हुआ है। कौन सा? श्वेत नील नदी का विकास कहाँ से हुआ है? विक्टोरिया झील से। इसके बाद जस्ट इथोपिया और केन्या की सीमा पर जब पहुँचेंगे तो कौन सी झील है? इथोपिया और केन्या की सीमा पर पहुँचेंगे जब, ये है तुर्काना झील। इथोपिया केन्या की झील सीमा पर कौन सी है? तुर्काना। बस आपको बस इतना ही याद रखना है कि तुर्काना झील कहाँ पे? इथोपिया केन्या की सीमा पर है। तो इथोपियाई उच्च भूमि है ये। कौन सी? इथोपियाई उच्च भूमि है। तो यहाँ पे कौन सी झील का विकास हुआ? टाना झील का। कौन सा? टाना झील का विकास कहाँ पे हुआ? इथोपियाई उच्च भूमि पे। तो यहीं से ब्लू नील नदी निकलती है। कौन सी? ब्लू नील नदी निकलती है। तो यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील नदी और टाना झील से निकलती है ब्लू नील नदी। ये कहाँ पे मिलती है? खार्तूम में। कहाँ पे? खार्तूम में। सूडान के खार्तूम में इनका संगम होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे खार्तूम में होता है। खार्तूम की अवस्थिति कहाँ पे? सूडान में। उससे खार्तूम के बाद में ही इसे जो है नील नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि खार्तूम के बाद ही इसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। इथोपियाई उच्च भूमि पर अवस्थित है। कौन सी? टाना झील। टाना झील से निकलती है ब्लू नील नदी और विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील नदी और मिलते कहाँ पे? खार्तूम में। एक और टाना झील से एक और नदी निकलती, कौन? अटवारा। कौन सी? अटवारा नदी निकलती है। ये मिलती कहाँ पे? ये नील नदी में आके मिल जाती है। तो अटवारा नील और ब्लू नील दोनों कहाँ से निकलती हैं? टाना झील से। और टाना झील की अवस्थिति कहाँ है? इथोपिया में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाना झील कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए इथोपिया में है। नील नदी के बारे में बस इतना ही। तो कहाँ पे इनका संगम होता है? खार्तूम में। उसके आगे जो है इसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। इसके आगे जब नील नदी के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो कौन सा है? एक नस्सीर झील। नस्सीर झील का विकास कहाँ है? सूडान और इजिप्ट की सीमा पर। सूडान और इजिप्ट की सीमा पर कौन सा? नस्सीर झील का विकास है। यहीं पे कौन से? आसवान बांध का निर्माण हुआ है। नस्सीर झील पर ही आसवान बांध का निर्माण हुआ है। आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि आसवान बांध का निर्माण किस झील पे है, तो आपको पता होना चाहिए नस्सीर झील पे है। ठीक है, आज हम लोग बस इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैपिंग ज़्यादा पढ़ाने से भी चीज़ें याद नहीं होती। एक बार हम लोग आपको रिवीजन करा दे रहे हैं हम तुम्हें, ताकि एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ से? केन्या से स्टार्ट किया था। केन्या में एक मोम्बासा बंदरगाह है, तो जिसकी अवस्थिति कहाँ पे? इंडियन ओशियन में है। केन्या के आगे निकलेंगे जो केन्या की राजधानी का है नैरोबी, जो एक हिल स्टेशन पे अवस्थित है। इसके बाद पंबा द्वीप हमने बोला था, पंबा और जांजिबार ये लॉन्ग द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। दार एस सलाम जो है अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा? दार एस सलाम। उसके बाद जो है मोजाम्बिक चैनल पहुँचेंगे जब, तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करता है कौन सा? मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक की राजधानी क्या थी? मापुतो थी। मापुतो की यहीं पे कौन सी? लिम्पोपो नदी निकलती है। तो लिम्पोपो नदी के मुहाने पर है मापुतो अवस्थित। लिम्पोपो नदी कहाँ गिरती है? डेला गुआ या मापुतो की खाड़ी इसको बोलते हैं। यहीं पे लिम्पोपो नदी गुजरती है। इसका नेटाल प्रांत देखा था, रसदार फलों के लिए फेमस है।
उसके बाद हम लोगों ने डरबन के बारे में जाना था कि डरबन काहे के लिए फेमस है। पूर्वी अफ्रीका का सबसे बेस्ट पैसेंजर बंदरगाह है। रसदार फलों की उपस्थित होने के कारण जो है नेटाल प्रांत को जो है अफ्रीका का फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग पोर्ट एलिजाबेथ गए थे, उसका केप अगुल्हास देखा था जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद केप ऑफ गुड होप गए थे, उसके बाद केप टाउन पहुँचे थे। केप टाउन होते हुए हम लोग अफ्रीका के अंदर एंट्री किए थे, तो यहाँ पे हम लोग किम्बरले देखा था, न्यायिक राजधानी थी। किम्बरले जो है हीरा की खान के लिए फेमस है। ब्लेम फाउंटेन जो है न्यायिक राजधानी के नाम से फेमस है। जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस है। यहीं पे जोहान्सबर्ग है ना, यहीं पे विट वाटरलैंड है जो पर्वत श्रृंखला है। विट वाटरलैंड जो काहे के लिए फेमस है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग प्रिटोरिया को देखा था जो प्रशासनिक राजधानी है अफ्रीका की। केप टाउन काहे के लिए, केप टाउन जो है विधायी राजधानी है। ये सब हमने चर्चा की थी। उसके बाद जाम्बेजी नदी के बारे में देखा। जम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे कौन सी, जाम्बेजी नदी, यहीं पे विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण हुआ है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण किस नदी के पास है, तो आपको पता है जाम्बेजी नदी के पास में है। जाम्बेजी नदी के पास में है जो विक्टोरिया विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात के नाम से फेमस है। उसके बाद हम लोग न्यासा मलावी झील को देखा था। कौन सी, न्यासा मलावी झील को देखा था। उसके बाद टंगनाइका झील को देखा था। ये सीसा लैंप की खेती के लिए फेमस है जो अफ्रीका का ये जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। हमने आपको बताया था विश्व की सबसे पहली झील का गहरी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील है। कौन सी है, लेक वाल्कास, कहाँ पे, रसिया में है। विक्टोरिया झील में पहुँचे थे। कौन सी, विक्टोरिया झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 देशों से घिरी हुई है। दूसरा, इसी से इक्वेटर गुजरती है, यहीं से जो है व्हाइट नील नदी का विकास हुआ है। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अगर विश्व की पहली सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कैस्पियन सागर को बोलते हैं। जब हम लोग एशिया पढ़ेंगे तो कैस्पियन सागर की डिटेल में चर्चा करेंगे। अब कैस्पियन सागर जब नाम लेते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूरोप की कौन सी 2 नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदियाँ थी, वोल्गा और यूराल नदियों का निकास कहाँ पे, कैस्पियन सागर में है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, हम अगर आपको कैस्पियन सागर का नाम लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको रिकॉल हो रही हैं तो आपकी तैयारी सबसे अच्छी। अगर नहीं हो रही तो समझो आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है और रिवीजन करें। इसके बाद हम लोग तुर्काना झील को देखा था जो इथोपिया और केन्या की सीमा पर अवस्थित है। कौन सी, तुर्काना झील। इसके बाद हम लोग इथोपिया उच्चभूमि पे कौन सी झील देखी थी, टाना झील देखी थी। टाना झील से कौन सी नदी निकलती है, ब्लू नील नदी निकलती है। ये मिलती कहाँ पे, खार्तूम में मिलती है। खार्तूम में मिलने के बाद जो है इन्हें जो है नील नदी के नाम से जाना जाता है। तो खार्तूम में जो है नील नदी की दोनों नदियों का संगम होता है। तो यहीं से टाना झील से एक और नदी निकलती है, कौन, अठवरा। ये मिलती कहाँ पे, ये नील नदी में जाके आगे मिल जाती है। इसी के आगे जो हम लोग इजिप्ट और सूडान की सीमा पर कौन से, नस्सीर झील के बारे में देखेंगे। कौन से, नस्सीर झील की अवस्थित है। तो यहीं पे आसवन बंदरगाह का विकास हुआ है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल जो है हम लोग नामीबिया या नामी मरुस्थल के बारे में देखेंगे, उसके आगे की चीज़ें एक एक डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पढ़ने की, आप लोग बस पढ़ते रहें, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ लिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सब चीज़ आप लोग देख रहे होंगे। तुर्काना झील मैंने आपको बताया था, अठवारा ये सब बताया था, ये सब चीज़ें लिखी हैं। आपको बस पढ़ लें अच्छे से, एटलस को रख के क्लास को कर लें, 1 से 2 बार रिवीजन करें। एक बार लेट से समय ज़रूर रिवीजन करें ताकि आपको रात को चीज़ें ये रिकॉल होती रहे। जब आपको ये चीज़ें रात को रिकॉल होती रहेंगी तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सुबह देखेंगे आपकी सारी चीज़ें क्लियर ही हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।